वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम क्लास 7th ओल्ड साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आई होप आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं क्लास 6 और क्लास 7 की जो हमने एनसीईआरटी की डाली हैं वो पसंद आ रही होगी। ऐसे ही हम जो आगे की क्लासेस हैं उसकी वीडियोस भी डालेंगे। इसके अलावा हमने जो एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं आप उनको भी देखिए, और साथ में जो प्रैक्टिस सेट्स हम डाल रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, तो उन वीडियोज़ को भी कंप्लीट देखें। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम बात करते हैं चेंज के बारे में, साइंस ऑफ चेंज कैसे होते हैं, कैसे हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो अपने आपको जो है ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पे इस चैप्टर में हम मेल्टिंग ऑफ आइस से लेकर रस्टिंग ऑफ आयरन तक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम दो मेजर चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है हमारा फिजिकल चेंज, दूसरा है हमारा केमिकल चेंज। अगर हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ जो अपीयरेंस होती है, ठीक है, जो आपका सब्सटेंस है सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज होगी, जो उसका कोर सब्सटेंस है, जो उसकी आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती है, वो एग्जैक्टली सेम बनी रहती है। यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी, सिर्फ अपीयरेंस चेंज होंगी। केमिकल चेंज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उसकी जो कोर आइडेंटिटी है, ठीक है, वो ही पूरी तरह से चेंज हो जाती है और आपको एक कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जब हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गई, शेप में चेंज देखने को मिल सकता है, आपको साइज में मिल सकता है, कलर या स्टेट में चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल मटेरियल है वो आपका फंडामेंटली सेम रहता है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो हम वाटर के एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे वाटर जो है सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप सॉलिड में बात करते हो यहाँ पे ये आइस की फॉर्म में है, और यहाँ पे ये जो लिक्विड वाटर की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये इसने अपनी जो स्टेट है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है, ये यहाँ पे है ये पानी ही, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखोगे वो H2O ही रहेगा यहाँ पे भी, और जब ये आइस की फॉर्म में है तब भी यही रहेगा। इसकी जो कोर आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हुई, सिर्फ अपीयरेंस में चेंज आया है जहाँ पे इसने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अगर हम केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसमें एक एंटरली जो न्यू सब्सटेंस है वो देखने को मिलती है, जो कि कैसे क्रिएट होती है, बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज में आप कह सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी जो कंस्टिट्यूंट जो सब्सटेंस है उससे बिल्कुल डिफर होती है, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल्स अभी आगे देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके। सबसे पहले हम फिजिकल चेंज के बारे में अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अभी हमने लिया, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जब ट्रांसफॉर्म होता है वाटर, आइस से लिक्विड में जब मेल्ट होता है, ठीक है, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। यहाँ पे सिर्फ अपीयरेंस इसकी चेंज हुई है। अगर आप पेपर को कट करते हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस में उसको कट करते हो तो यहाँ पे सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, उसकी कोर आइडेंटिटी में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। सिमिलरली अगर आप एक चोक लेते हो, ठीक है, और उसको क्रश कर देते हो तो सिर्फ आपने उसकी फॉर्म को चेंज किया है, सॉलिड फॉर्म से आपको उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो शेप, साइज, कलर या स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये सारी जो प्रॉपर्टीज जब चेंज होती हैं तब क्या कहलाता है, आपका फिजिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। जनरली जो फिजिकल चेंज होता है वो एक रिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। आप वापस से उसको पहली वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आइस वाटर में मेल्ट हो रही है तो फ्रीज करके वापस से आइस में कन्वर्ट हो सकती है। पेपर को कट कर रहे हो तो उसको दोबारा से फेविकोल से या टेप से आप जो है जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप क्रश कर रहे हो तो दोबारा से इसको जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी न्यू मटेरियल जो है वो क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज होती है, शेप और साइज में चेंज आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये जो है आपको सिर्फ आपने सिर्फ एक पेपर जो है उसको अपीयरेंस में चेंज किया, उसको स्मॉल पीसेस में कट किया है ये पेपर ही, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनी है। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और जो लिक्विड है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिर्फ आपकी जो स्टेट है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से स्टेट, उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की वो चेंज नहीं हुई है, वो अनटच्ड है, इसकी कोर सब्सटेंस वही है। जब हम कुछ नए की बात करते हैं केमिकल चेंज में तो यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, जिससे एक बिल्कुल नई जो सब्सटेंस है वो आपको मिलती है।
ये जो चेंजेस हैं वाइटल हैं लाइफ के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क हो गया, जिससे आपको क्या मिलता है, कर्ड मिलता है। तो जब आप सोरिंग ऑफ मिल्क करते हैं, मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं, तो वापस से आप कर्ड को मिल्क नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। सिमिलरली जब आप एप्पल को कट करते हैं तो आप उसके ऊपर देखते हैं कि ब्राउनिश जो लेयर है वो आ जाती है। वो किसकी वजह से आती है, ऑक्सीडेशन की वजह से। जब एयर में एक्सपोजर मिलता है, जो कट एप्पल कट होता है उसको, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो इसको आप वापस से इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, इरिवर्सिबल चेंज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो डाइजेशन ऑफ फूड की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो भी क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। एक बार अगर फूड को आप डाइजेस्ट कर लेते हो तो वापस से उसको आप ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, अगर एक बार फ्रूट पक जाता है तो वापस से आप उसको उसकी जो रो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये चेंजेस कैसे हैं, आपके इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। अब बात करते हैं दोनों के डिफरेंसेस में, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, तो फिजिकल चेंज में कोई नई सब्सटेंस बनती है, नहीं, उसकी कोर आइडेंटिटी सेम रहती है। केमिकल चेंज में आपको नई सब्सटेंस देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, कंस्टेंट्स होते हैं, आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके कंस्टेंट एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती हैं। अब दूसरी रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं। जो फिजिकल चेंज होते हैं यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करते हैं तो शेप, साइज और स्टेट जो है उसमें चेंज आता है। यहाँ पे उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है। अगर आप केमिकल चेंज में बात करते हो तो यहाँ पे जो कोर मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। कंस्टेंट्स अलग होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है, और जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं रिएक्शन के बाद में उनका फॉर्मूला अलग होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। जब आप पानी में शुगर को डिजोल्व करते हो तो वापस से आप उसको पहले वाली फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। जब आप उसको हीट करोगे तो वापस से आपको मिल जाएगा, पानी एवोपरेट हो जाएगा, शुगर हो या सोल्ट आपने जो भी डिजोल्व किया वो आपको मिल जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल है। केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो बर्निंग ऑफ वुड इनटू ऐश। अगर एक बार आपने लकड़ी को जला दिया, उसको राख जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया, ऐश में कन्वर्ट कर दिया, तो दोबारा से आप इसको जो है फॉर्म में, लकड़ी की फॉर्म में नहीं ले सकते। तो ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। नाउ कौन कौन से ऐसे क्लूज हैं जो बताते हैं कि कोई केमिकल चेंज है जो हो रहा है, ठीक है। इसमें 5 जो साइंस है आप उनको देख सकते हो, कौन कौन से हैं वो। पहला, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होता है, हमेशा हीट, लाइट या रेडिएशन जो है या तो वो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। जैसे डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें हीट जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। दूसरा, आप देख सकते हो कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे कोई एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। थर्ड, जब केमिकल चेंज होता है तो जो स्मेल है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कलर जो है उसमें चेंज आ सकता है। एंड फिफ्थ इज कोई गैस जो है वो फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो आपको एक जो है वाइट लाइट देखने को मिलती है, ठीक है, और साथ में एक पाउडरी ऐश जो होती है वो देखने को मिलती है। ये जो पाउडरी ऐश है इसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अपने जो कंस्टेंट रिएक्टेंट्स हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट्स थे, और ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप देखो जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बिल्कुल डिफर है। साथ में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, लाइट देखने को मिल रही है, एक वाइट फ्लेम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको वाटर के साथ मिक्स करते हो, ठीक है, MgO को जब आप वाटर से रिएक्ट कराते हो तब आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है जो कि जो लिटमस होता है उसको रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग हैं। ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, अगर आप कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से कराते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 बीकर है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। साथ में हमने एक आयरन शेविंग ब्लेड लिया है। जब आप इस आयरन शेविंग ब्लेड को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो एक रिएक्शन होती है। यहाँ पे
जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। जब आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो इसमें आयरन जो है कॉपर से ऊपर आता है। ये क्या करता है, आयरन ये इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, आयरन सल्फेट के साथ अपना सोल्ट बनाता है फेरस सल्फेट, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जो कॉपर होता है वो अलग से जो है डिपॉजिट हो जाता है ब्राउन कलर का, जो आपको इस पे ब्लेड पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन का कलर है ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे भी एक नई सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रही है। तो ये भी कैसे आपका एक केमिकल चेंज है। नाउ नेक्स्ट, इसमें हम बात करते हैं जब आप विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड है। इसकी जब रिएक्शन आप बेकिंग सोडा से कराते हैं यानी कि सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, जब इससे जब आपने रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिलता है, CO2 रिलीज होती है। यहाँ पे आपको ये सोल्ट देखने को मिलेगा और साथ में CO2 जो गैस है वो रिलीज होती है यहाँ पे। इसके अलावा वाटर, ठीक है। ये यहाँ पे रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। नाउ अब आपको इस CO2 की प्रेजेंस को अगर चेक करना है, ये आपका सोल्ट बना है, तो आप क्या करते हो, इस CO2 की जो रिएक्शन है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से कराते हो। CO2 को जब आप लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट कराते हैं, तब ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या देता है, एक मिल्की अपीयरेंस देता है। साथ में यहाँ पे आपको एक हिसिंग साउंड जो है, बबल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के, वो क्या करते हैं, एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोटल्स हैं, सोडा की बोतल है, जब आप उसको एकदम से खोलते हो तो उसमें एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, साथ में बबल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये जो है एक टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और साथ में ये क्या है, केमिकल चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट, रस्ट के बारे में हम बात करते हैं। इक्वेशन रहेगी हमारी, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या होती है, रस्टिंग होती है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है Fe2O3। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये इसका फॉर्मूला है। आयरन जो है आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, साथ में वाटर या मॉइस्चर जो उससे रिएक्ट करता है, ये आपकी होती है। रस्टिंग में क्या होता है, इस तरह से एक ब्राउनिश जो लेयर है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका आयरन मेटल है, ठीक है, वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। जो रस्ट होता है ये ब्रिजेस को, शिप्स को, व्हीकल्स को जो है इसको काफ़ी ज़्यादा लॉस पहुंचाता है, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जो मॉनेटरी लॉस होता है ग्लोबली वो बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई बड़ा ब्रिज या कोई शिप जो है उसमें रस लगता है, ठीक है, तो उसमें आप देखो कितना ज़्यादा खर्चा आता होगा, ठीक है, बार बार आप उनकी मेंटेनेंस नहीं करवा सकते हो इतनी ज़्यादा। और जो सी एरियाज होते हैं वहाँ पे तो रस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट और मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो बहुत स्पीडली होती है। तो यहाँ पे जो केमिकल अटैक आप यहाँ पे कह सकते हो, जो ऑक्सीजन और वाटर मिलके करते हैं आयरन के ऊपर। नाउ कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप रस्ट को स्टॉप कर सकते हो, बैरियर मेथड कौन कौन से हैं। आपका मेन क्या है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी एंट्री और वाटर की एंट्री को अगर प्रिवेंट कर देते हो आप, ठीक है, उनके कांटेक्ट में आयरन को नहीं आने दोगे, तो ऑब्वियसली रस्ट की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। तो पहला मेथड क्या यूज करते हैं हम, पेंट और ग्रीस का। एक फिजिकल जो कोट होता है, ठीक है, उसको आप आयरन पे अप्लाई करते हो, पेंट या ग्रीस का, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन और वाटर है वो डायरेक्ट मेटल के, आयरन मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। दूसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक परमानेंट लेयर जिंक की जो है आयरन के ऊपर जो है वो डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो कांटेक्ट में नहीं आता है। ये जो होम वाटर पाइप्स में जो घर में पानी की पाइप सप्लाई होती है उसमें सबसे ज्यादा की जाती है।
तीसरा मेथड है एलोइंग। अगर आप आयरन में कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज जो है इनको मिक्स करके इनका एक एलॉय बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो नेचुरली रस्ट जो है उसको रेजिस्ट करता है। तो ये 3 मेथड्स हैं जिससे आप रस्टिंग की प्रोसेस को रोक सकते हो। पहला पेंटिंग का और ग्रीसिंग का, दूसरा गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी आयरन पाइप है, इसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग करी है। जिंक की कोटिंग करना यानी कि गैल्वेनाइजेशन, जो वाटर और ऑक्सीजन को जो है आयरन के कांटेक्ट में नहीं आने देती। एलोइंग में हमने स्टेनलेस स्टील जो है वो बनाया है, अंदर हमारा आयरन कोर है और इसमें हमने कार्बन, मैग्नीज, निकल और क्रोमियम इन मेटल्स को मिक्स करके एक एलॉय बनाया है जो कि नेचुरली जो रस्ट होता है उसको रेजिस्ट करता है। सो ये आपकी एलॉइंग की प्रोसेस है। नाउ एक मिस्ट्री जो है अब तक सॉल्व नहीं हुई है उसके बारे में बात करते हैं, द इमोर्टल आयरन पिलर। ठीक है, जो कुतुब मीनार के यहाँ पे आयरन पिलर है उसके बारे में आपने सुना होगा दिल्ली में। ठीक है, ये जो है 7 मीटर हाई है। इसके अगर आप हाइट की बात करते हो तो ये कितना है, 7 मीटर इसकी हाइट है। दूसरा इसका वेट जो है 6000 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। अब इसके अराउंड क्या मिस्ट्री है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई है। ये जो है लगभग 1600 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, और इसमें अभी तक जो है रस्ट नहीं लगा है। और ये किससे बना है, ये जो मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट है वर्ल्ड वाइड उन्होंने जो है इसको एग्जामिन किया। ठीक है, और उन्होंने अब तक जो टेक्नोलॉजी इसको बनाने में यूज़ की हुई है, ठीक है, उस एडवांस टेक्नोलॉजी का ये अब तक पता नहीं लगा सकते हैं। तो एक मिस्ट्री जो है ये आयरन पिलर की अभी तक बनी हुई है। यानी कि इतने साल पहले भी हमारे जो आप कह सकते हो जो किंग्स थे उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, जो साइंटिस्ट उस टाइम पे थे। ठीक है, जिन्होंने इस तरह के एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जो कभी भी रस्ट नहीं खाने देती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्योरीफाइंग मैटर के बारे में। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जो मैटर है उसको एक प्योरीफाई फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, मेनली कॉपर और सल्फेट का हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। जब आप पानी को बॉईल करते हो, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा H2SO4 आपको डालना है और साथ में कॉपर सल्फेट का पाउडर जो है वो आपको इसके अंदर डालना है। इसके बाद जब तक इसको डिजोल्व करना है, जब तक एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको ना मिल जाए। ठीक है, इस जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तब आपको जो इसको फिल्टर करना है। ठीक है, कॉफ़ी फिल्टर का यूज़ कर सकते हो या पेपर टावल का आप यूज़ कर सकते हो। और उसको जो है फिल्टर करने के बाद किसी कंटेनर में जो है अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। उसके बाद आपको इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं, प्योर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो ऑब्टेन होंगे। ये आपका कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है और ब्लू कलर के कॉपर के जो सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो आपको प्योर फॉर्म में मिलेंगे। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप प्योर मैटर को ऑब्टेन कर सकते हो। यहाँ पे इस को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसका एग्जाम्पल है, एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सिर्फ हमने जो पाउडर फॉर्म थी कॉपर सल्फेट की उसको जो है क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो ये एक फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। नाउ नेक्स्ट कुछ एक रिव्यू लेते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैसा है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टेट है सिर्फ वैक्स के सॉलिड से वो मेल्ट हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन है तो वो वैक्स ही। ठीक है, उसकी कोर आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, सब्सटेंस वही है। तो कैसा चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है। दूसरा बर्निंग कोल, जब कोल को बर्न करते हो तो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज होता है। यहाँ पे आपको हीट देखने को मिलती है, लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ में ऐश और गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। बीटिंग एल्युमिनियम इनटू फॉइल, जब आप एल्युमिनियम को फॉइल में की फॉर्म में बीट करते हो, ठीक है, तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि सिर्फ आपने जो उसकी शेप जो है उसको चेंज किया है। मेटल हमारा अभी भी एल्युमिनियम है, उसके उसमें कोई चेंज नहीं आया है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये कैसा चेंज है, एक केमिकल चेंज है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट होता है वाटर जो है, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल जो है उनका यूज करके एक कंप्लीटली न्यू जो सब्सटेंस है यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन आप करता है। तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। यहाँ पे हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम बर्निंग ऑफ वैक्स यहाँ पे लिखते हैं तो वो कैसा चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल एक केमिकल चेंज है, वैसे ही बर्निंग ऑफ वैक्स कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। ठीक है,
ये क्विक रिव्यू था इस चैप्टर का, जिसमें हमने 2 चेंजेस के बारे में पढ़ा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नाउ एक और टॉपिक जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है इनविजिबल शील्ड का, जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, अर्थ की ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं। जो सन है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें आपको एक ओजोन लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3। जब O3 यूवी रेज के कांटेक्ट में आता है तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कन्वर्जन में, इस केमिकल चेंज में ही आपका जो प्रोटेक्शन है यूवी रेडिएशन से, जो ओजोन है वो प्रोटेक्ट कर पा रहा है। अगर ओजोन नहीं होगी तो सन की जो हार्मफुल रेडिएशन है वो सीधा ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को अफेक्ट करेंगी, स्किन कैंसर होगा, स्किन बर्निंग होगी, और काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं, आई इरिटेशन होगी, ठीक है। इस तरह की डिजीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ओजोन लेयर जो होती है वो आपको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट एक ओवरव्यू लेते हैं, समरी इस चैप्टर की। मैटर जो है वो चेंज के अंडरगोज जाता है। 2 टाइप के चेंज हमने पढ़े हैं, एक होता है आपका फिजिकल चेंज, दूसरा है आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में हमने बात करी, जहाँ पे शेप, साइज और स्टेट चेंज होती है, कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनती है और यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, कोर सब्सटेंस एज इट इज रहती है। केमिकल चेंज वो होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, एक या एक से ज़्यादा नई सब्सटेंसेस बन सकती हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे साइंस देखने को मिलते हैं, जैसे हीट हो गया, रिलीज होगी, कलर में चेंज आता है, या कोई गैस की फॉर्मेशन हो सकती है, साउंड आपको सुनाई दे सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट केमिकल चेंज हैं, या स्मेल में चेंज आ सकता है, जो बताते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। एक बात जो आपको ध्यान में रखती है, जो मैटर है उसको आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ये केवल अपनी फॉर्म को चेंज करता है, ठीक है, या फिर अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, फर्दर वीडियोस को ऐसे ही देखेंगे। थैंक यू।